डिजिटल वर्ल्ड है, एआई है, सोशल मीडिया है, इन सब का तो हम इफेक्ट थोड़ा थोड़ा अब जानने लगे हैं। हमारे ग्रुप के लोग भी काफी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो मेन तो हमें थोड़ा सा ये जानने के लिए बताइए कि एसईओ वो क्या होता है। वेरेबल गैजेट्स जो है वो हमारे शरीर को कैसे असर करते हैं, और इन सब का न्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या रोल। जब हम दिनचर्या में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उन सब में देखते हैं कि इंटरनेट जो है एक अभिन्न अंग है। तो इंटरनेट रन कैसे होता है, ये परिचालित कैसे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, यानी कि एसईओ। तो ये एसईओ होता क्या है कि जितने उपभोक्ता है इंटरनेट के, जो एक समय में खोजते हैं यानी कि सर्च करते हैं, तो उन सब का जो डेटा है, इन सब के सर्वर जो होते हैं, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे आप देखते होंगे कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उन सब के जो सर्वर रहती है, उन सब में ये डेटा ऑल टाइम कलेक्ट होती रहती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उन सबके जब हर एक क्षण आप डेटा कलेक्ट करते रहेंगे, तो आप उनके न्यूरल थॉट्स जो, यानी कि उनके ब्रेन से निकली हुई हर एक सोच जो कैसे चल रहा है, उसको आप इजीली मैप कर सकते हैं। यानी कि उसका डेटा शीट से आप ये पता कर सकते हैं कि उपभोक्ता को इस समय क्या चाहिए, इस समय वो क्या खोज रहा है, इस समय वो क्या देख रहा है, इस समय वो कहाँ जा रहा है। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बात आती है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो चल रहा है, लेकिन किसके थ्रू काम कर रहा है? ये काम करता है हमारे ही स्मार्टफोन के अंदर, हमारे ही कंप्यूटर के अंदर, हमारे ही स्मार्ट वॉच के अंदर, हमारे ही स्मार्ट अप्लायंसेस के अंदर। यानी कि घरेलू वस्तुएं जो स्मार्ट के नाम पे जो आती है, कि स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट ओवन है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, ये सब आजकल फोन से ऑपरेट होने लगे। यानी कि उन सब का भी यूजेस एनालिटिक्स जो है, यानी कि आप कब यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कपड़े क्या है, उन सब का जो डेटा है उनके पास रहती है। तब इसके अंदर न्यूरल प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। कंट्रोल तो हो रही है, उसका रीजन, ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है, उस सूत्र को कहा जाता है कंफर्मेशन बायस। यानी कि अब हम कंफर्म हो गए कि हम इन सब के सर्वर के अंदर हम एक सिर्फ डेटा जैसा रहते हैं, सारे ह्यूमन जो है। तो ये चलता कैसा है? कुछ दिन पहले किसी के अंदर एक सोच आई कि उसको एक फोन लेना है। वो कभी फेसबुक, गूगल या कोई भी सोशल मीडिया खोलेगा, तो उसके ऊपर एक फोन का प्रमोशन या तो एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। वो सोचकर उसके चेतना के स्तर के अनुसार वो खुश होगा कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे बिना खोजे मिल रहा है। यानी कि वो एक भ्रम में है। दूसरा पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे जा रहा है, वो भी भ्रमित हो जाता है कि मैंने यूनिवर्स से मांगा था, तो यूनिवर्स मुझे सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये फोन तेरे लिए बेहतर है। इस जगह में हमको ये समझना चाहिए कि दोनों ही व्यक्ति भ्रम में है। लेकिन वो एनालिटिक्स आया कहाँ से? एनालिटिक्स आपके सोच से ही वो गैदर हो रही है। आप ही 24 घंटा उनके स्मार्ट गैजेट्स के निगरानी में है। आपके सोच के हर एक प्रक्रिया को वो जांच पड़ताल भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं, और आपको जो वस्तु चाहिए
आपके सामने दिखाते हैं। यानी कि आप एक प्रोग्राम के अंदर हैं, आप बस सोचो और वो आपके सामने हाजिर। यानी कि आप सिर्फ एक उपभोक्ता के तौर पे ही इस जीवन को व्यतीत करते रहे, ना कि एक सच्चे मनुष्य जो है। नेक्स्ट आती है कि ये कंफर्मेशन बायस जो है, ये दिलो दिमाग पे ऐसा काम करता है कि हमारे जो रेशनल थिंकिंग है, जिसको हम सोच की एक छद्म प्रक्रिया जो है, उन सब में एक कार्बन इम्प्रिंट की तरह छाप छोड़ते रहता है। जब भी हमने कभी ये देखा कि फोन लिया, तो हम एक दूसरे के ऊपर वो थॉट रिलीज करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, ये काम करेगा, ये तथ्य बेहतर है, ये इंफॉर्मेशन बेहतर है, करके हम उन सबको थॉट जैसा रिलीज करते रहते हैं। उन सब से क्या होता है कि दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। यानी कि आप सेल्फ लेवल कॉन्शियसनेस को तो बाधित किया ही, आपने मास कॉन्शियसनेस को भी बाधित करना शुरू कर दिया। तो जब हम ये कॉन्फर्मेशन बायस को अच्छी तरह से अगर महसूस कर ले, तो ये फील होगा आपको कि ये इस मैट्रिक्स का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम भी प्रभावित होते हैं, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ये स्मार्ट गैजेट्स को यूज कर करके। जो हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, ये हमारे हृदय स्पंदन को भी चेक करते हैं, हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी देखते हैं। यानी कि ये ऑल टाइम आप सर्वाइलेंस में है कि आप जीवित है या नहीं, ये भी वो पता करते हैं। दूसरा उसका सूत्र है पूर जजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो यानी कि आप कैसा जजमेंट करेंगे या तो क्या डिसीजन लेंगे, वो भी आप यही स्मार्ट गैजेट्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और उसी यंत्र के सहारे ही हम सारे मनुष्य जो है प्रभावित होते रहते हैं, उसी को ही एक छद्म भगवान जैसा फॉलो करते रहते हैं। तो एक तरह से वो ही कंट्रोल करता रहता है। जी, तो ये स्रोत है कहाँ कि आपके सारे स्मार्ट गैजेट्स के अंदर जो बहुत सारे एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उसमें इन्हीं के ही बनाई गई एआई का जो एनालिटिक एल्गोरिदम है, वो ऑल टाइम जो डेटा कलेक्ट करते रहता है, वो आपको एक भ्रमित वाला जीवन में इंफॉर्मेशन देते रहता है कि आपको ऐसे जीवन जीना है। हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या तो सर्च करते हैं, हमको जानकर ये हैरानी होगी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे फिल्टर होते हैं और गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गलत वाइब्रेशन के थ्रू। तो यानी कि हम जो इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को सत्य की तरह ग्रहण भी कर रहे हैं, वो ज्यादातर अर्ध सत्य है। वो की इसलिए जा रही है कि ये हमको माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर रखते हैं, ऑल टाइम हमको निगरानी में रखते हैं। और इससे होता क्या है, ये अभी रिसर्च में एक नया टॉपिक आया है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्लास्टिसिटी। यानी कि दिमागी तौर पे आप पंगु हो जाए, यानी कि पैरालाइज हो जाए। एक चीज को सर्च करने के लिए, खोजी बनने के लिए आपको इंटरनेट ही चाहिए, सर्च इंजन ही चाहिए, किसी को कम्युनिकेट करने के लिए आपको स्मार्ट गैजेट्स ही चाहिए। इतना ये पंगु बना देते हैं। एकदम सही बताया आपने कि कैसे ये डिपेंडेंसी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास गैजेट्स नहीं है या तो पावर फेलियर है, उस टाइम हमें समझ में आता है कि हम कितने उन चीजों के आदी बन गए हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्टर है उसके बारे में तो हम काफी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में भी शायद कोई चौंकाने वाले बात आपके पास जरूरत होगी। तो ये सेक्टर्स हैं टीवी, प्रिंट एंड डिजिटल। इसके बारे में कुछ नया है तो आप हमें जरूर बताएं। जी, जैसे हम देखते हैं कि
दिनचर्या में हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम मीडिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है। न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अभी हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सबको पता है कि ये सारे प्रोग्रामिंग के माध्यम। जो जनरल पब्लिक है उनको तो पता ही नहीं है कि इन सब से एक भ्रम वाली न्यूज़ हम सबके मन मस्तिष्क में छाप छोड़ी जा रही है। लेकिन उससे भी, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं या तो शैडो साइड कहते हैं, इन सब के अंदर भी एक न्यूरल प्रोग्रामिंग का एक डीप स्टेट है। पहला है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस मतलब जितने भी टीवी, डिजिटल प्रिंट मीडिया, जितने भी माध्यम हैं, जितने सारे सक्सेसफुल चीजें हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, उन सब के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जैसे कि उनका पूरा फोकस जो है उन सारे सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रहती है, सक्सेसफुल पार्टियों के ऊपर रहती है, या तो कहीं पे रिसर्च हो रही है वो सक्सेसफुल हुआ, कहीं पे बिजनेस सक्सेस हो रही है, उन सब को हमारे साथ बांटा जाता है कि ये आज का अच्छा न्यूज़ है सोचकर। लेकिन उन सब के अंदर हमको ही एक लो वाइब्रेशन में रखा जा रहा है कि देखने वाला ही कम सफलता में है, तो आप अपने को कम मानना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा काम करता है। दूसरा है जिसको हम अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। यानी कि हमारे पास ज्ञान है, गुण है, स्किल है, सारे चीजें अवेलेबल है, लेकिन क्या कमी है, वही कमी को ये स्प्रेड करते हैं। तो आप हेल्दी न्यूज के तौर पे हेल्दी न्यूज तो देखते हैं, लेकिन थॉट्स तो वही रिलीज करते हैं जो आप अपने लिए वो कमी है। तो ये क्या करती है, जो भ्रमित करने वाली एक जो भय है वो अपने अंदर पाल लेते हैं कि मैं ज्ञानी तो हूँ लेकिन शरीर से अच्छा नहीं हूँ। यानी कि आप में जो कमी है उसी को ही मन मस्तिष्क में दोहराते रहते हैं कि आपके अंदर ये कमी है। इस यूनिवर्स में जितने भी सारे शब्द हैं वो सारे मंत्र जैसा काम करते हैं। जब हम एक रिस्क वाली मेंटालिटी को लेकर एक ही वस्तु या तो एक ही कमी को बार बार दोहराते हैं, वो हमारा जीवन का मोटो बन जाती है, वो उसका रियलिटी क्रिएट हो रहा है। उससे इनको ये फायदा है कि हमारा नेगेटिव रियलिटी हमारे ही हाथों से क्रिएट की जा रही है। जैसे कि सिंपल भाषा में समझे तो हम हमारे ही वास्तविकता के लिए हम खुद ही भस्मासुर हैं। जो तीसरा सूत्र है उसको हम सरल भाषा में समझे, एक न्यूज आई कि इस बार ठंड पड़ेगी, तो उसके बाद आप देखेंगे ये पैटर्न, यानी कि ठंड वाले कपड़े का एडवर्टीजमेंट, ठंड वाले जगहों का ट्रैवल प्रमोशन, यानी कि जो अच्छी अच्छी जगहों का प्रमोशन है वो दिखाना शुरू कर देंगे। ये सबसे क्या है कि हमारे मन मस्तिष्क में छाप पड़ना शुरू हो जाती है, बीज पड़ना शुरू हो जाती है। एक चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि चेन ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक प्रमोशन आएगा। तो उसके ऊपर जो हम थॉट्स रिलीज करते हैं वो रियलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और जब वो क्रिएट हो गई, यानी कि उनका प्रेडिक्शन सत्य हो गया, फिर उसको ये चलाएंगे कि देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ने जो कहा था वो घटित हो रही है। तो इस सब में हम ये भूल जाते हैं इस सृष्टि के सृष्टा भी हम खुद ही हैं। इस रियलिटी में जो भी एनर्जी आ रहा है घटित करने के लिए, वो सब भी हमसे ही सक की जा रही है। जैसे कि नेगेटिव रियलिटी का या नेगेटिव इंटरप्रिटेशन जो ये लोग करते हैं, बहुत सारे हैं। इवन लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी ऐसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस को ये फैलाते हैं इन टर्म्स ऑफ एक अच्छी इंफॉर्मेशन सोचकर। तो जब आप एक उच्च वाइब्रेशन में रहकर या तो उच्च वाइब्रेशन का इनर वर्क कर रहे हैं,
आप ये भूल जाते हैं कि जब हम नेगेटिव रियलिटीज को या तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करते हैं, तो उन सब में हमारी उच्च ऊर्जाएं कंट्रीब्यूट होती है। तो वो नेगेटिव रियलिटी फिर क्रिएट हो जाती है। उसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए, ध्यान तो रखनी चाहिए, लेकिन फैलाना कम से कम चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ सचेतना के लिए हो या तो जागरूक के लिए हो, ना कि हमको हमारे ही ऊर्जा को कंट्रीब्यूट करने के लिए। जो लास्ट सूत्र है वो है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, यानी कि जो सत्य और वास्तविकता वाला दुनिया हम देख रहे हैं, वो असल में एक इल्यूजन है। और उसी इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए ये इसी टीवी, मीडिया, न्यूज, गैजेट्स के माध्यम से ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी ये हवा में छोड़ रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा ब्रेन रीड कर सकता है और हमारा ब्रेन प्रोग्राम भी हो सकता है। तो पहला देखते हैं क्या, कैथोड रेस, यानी कि रोशनी की ऊर्जा को ये एमिट करता है, यानी कि बाहर ले आता है, तो जिसको हम देख पाते हैं। इसके पीछे भी ये रिसर्च को दबाई गई कि जब आप वहां पे कोई दृष्टा है नहीं, यानी कि वहां पे कोई डिटेक्ट करने वाला है नहीं पर्सन, और वहां पे बिना कैमरा का अगर हम वैक्यूम के अंदर इसी कैथोड रेस को, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करवाते हैं, तो वहां पे कोई फोटोन पार्टिकल अवेलेबल है ही नहीं। तो उससे ये एजेंडा करने वालों को एक हथियार मिल गया कि दृष्टा के आंखों से रिलीज होने वाली फोटोन पार्टिकल ही उसका कारण बनता है कि कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन के अंदर रोशनी पैदा हो। तो ये कैथोड रे को ही यूज करके हमारे आजकल के टेलीविजन, स्मार्टफोन, जितने भी एलईडी, एलसीडी स्क्रीन, टीएफटी स्क्रीन बनते हैं, उसमें अनगिनत जो कैथोड रेस छोड़ने वाले उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। तो इन सब से निकलने वाली कैथोड रेस जो है, हमारे ही फोटोन पार्टिकल से वो एनर्जाइज होती है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन है, सबको ध्यान रखनी चाहिए, कम से कम इन गैजेट्स का इस्तेमाल करें। तो अगर इसे सरल शब्दों में समझाएं तो ये ऐसा है कि टीवी या तो स्क्रीन से निकलने वाले जो भी रेज है, वो हमारी आंखों से हमारी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, उसको खींचते हैं। नेक्स्ट आती है कि विजुअल सिंक्रोनिसिटी थ्रू एआई एंड एआर, यानी कि हमने स्क्रीन तो देख रहे हैं, लेकिन जो विजुअल स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के ऊपर हम तरह तरह के चित्र, वीडियो, इमेजेस देखते हैं, उन सबको भी ये लोग मैनिपुलेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। और वो फ्रीक्वेंसी किससे रन होती है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, यानी कि अवास्तविक चित्र संगठन करते हुए उस इंफॉर्मेशन को परिवेशित किया जाता है हमारे सामने। और उससे भी हमारे एनर्जी कम होती है और चेतना के स्तर को और नीचे से नीचे लेवल में लाया जाता है। मस्तिष्क के तौर पे हम क्या खो देते हैं ना, हमारा जो पीछे का ब्रेन है, जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं, जो हम जन्म होते समय हम उस सोल के मेमोरी को लेकर आते हैं, वो बचपन से ही बीज पड़ना शुरू हो जाता है। और वो प्रोग्रामिंग इतना गहरा है कि हमारे सोल प्लान को भी हम भूलना शुरू कर देते हैं। एक जब हमारा एज आती है, जिसको हम स्पिरिचुअल एज कहते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे, उस समय तक तो वो हमारे बैक ब्रेन से वो पूरा मिटा दिया जाता है, यही विजुअल माध्यम से। तो काफी नया इंफॉर्मेशन हमने जाना आज इसके बारे में। अब ऐसा एक सेक्टर है जो है म्यूजिक और डिजिटल मीडिया। म्यूजिक तो हम बहुत लोग अपना माइंड शांत करने के लिए या मेडिटेशन के लिए
या तो फिर मूड बदलने के लिए इसका यूज करते हैं। तो क्या इन्होंने म्यूजिक को भी मैनिपुलेट किया हुआ है? क्या अब म्यूजिक भी हमारे काम करने के लिए है? हाँ, उसमें भी प्रोग्रामिंग है। जब आप स्लाइड में ये चित्र देखते हैं कि एक फ्रैक्टल चित्र है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 432। यानी कि साउंड के फ्रीक्वेंसी भी इस सृष्टि में एक नई सृष्टि लाने में मदद करती है। जैसे हम कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि आपका मंत्र जो है मन से निकला हुआ उत्तर है, जो इस ब्रह्मांड में गूंजती है और आपका वास्तविकता बनाने में वो मदद करता है। तो जब हम 440 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी जब हम प्रवाहित करते हैं, तब हम देखते हैं वही सुंदर फ्रैक्टल जो चित्र है वो उसमें विघटन होना शुरू हो जाता है, और इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। जब हमारे ब्रेन के न्यूरल सेल में ये साउंड के फ्रीक्वेंसी प्रवाहित होते हैं, अगर 432 है तो आपको क्रिएटिविटी के सोच आएंगे और आपका आउटपुट भी बहुत ही क्रिएटर लेवल का होगा। जब आप 440 हर्ट्ज के अगर म्यूजिक सुन रहे हैं, तब आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर क्रिएटिविटी तो छोड़िए, आपके ब्रेन सेल भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो कॉन्शियस लेवल है, यानी कि चेतना का स्तर है, वो भी धीरे 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 डाउन हो जाती है। और आप सोचेंगे कि जल्द से जल्द इसको मैं कंप्लीट करके इससे मैं राहत पाऊंगा, इस टाइप का सोच आना शुरू हो जाएगा। तो ये 440 हर्ट्ज आता कहाँ से है? अभी तक जितने भी साउंड, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, न्यूज, एड, प्रमोशन, या तो मेडिटेशन के भी म्यूजिक है, उन सब ने सेट करके रखा है कि आपको 440 हर्ट्ज का ही साउंड फ्रीक्वेंसी वाला वाद्य यंत्र यूज करना है। तो यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते हैं, आप बोलते हैं कि ये बहुत ही मधुर है, लेकिन उसमें से 440 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी रिलीज होती रहती है। आप खुद खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो म्यूजिक के अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके मनोस्थिति के अंदर भी वही बदलाव आ रहे हैं। जो क्रिएटिविटी पहले थी वो आज में नहीं है। तो जब हम और आगे खोजते हैं कि क्या रिसर्च फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतना ही हुआ है, नहीं, ये और आगे जा चुका है। 440 हर्ट्ज से भी इन्होंने और भी विघटन वाली फ्रीक्वेंसीज को बनाना शुरू कर दिया है, जिसका वैल्यू है 241 हर्ट्ज। 241 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या करते हैं? हमको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स देते हैं। यानी कि हमारे सोने का जो एक दायरा है, जिस समय में हम सोते हैं, तब हम सबको ज्ञात है कि हम अपने ही अवचेतन मन में हम चले जाते हैं। जिस समय हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं खुद को रिपेयर करती हैं, और जब हम ये 241 हर्ट्ज के जब साउंड फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, तब हमारा नींद भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आजकल हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगी है कि लोगों को रात में नींद ही नहीं आती। तो जितना ज्यादा वो अवचेतन मन से दूर रहते हैं, तो उतना ज्यादा उनके ब्रेन के फ्रीक्वेंसी और कॉन्शियसनेस लेवल में निचली स्तरता आ जाती है। तो यानी कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले हो जाते हैं और स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये 241 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्रवाहित की जा रही है। तो हम सबको इन सब से बचना चाहिए। ये सब हमको ज्ञात है कि ब्रेन के अंदर तरह तरह के वेव्स ऑल टाइम प्रवाहित होती है। जैसे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अभी हम बीटा के स्टेट में हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जब हम और शांत होकर
हम एकत्व के भाव में रहते हैं, अपने साथ ही खुद के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो स्थिति रहती है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में क्या होती है, जो हम सोचते हैं हमारा अवचेतन मन उन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी वास्तविकता बनाने में वो मददगार होता है। उस सब से भी आगे जब हम मेडिटेटिव स्थिति में जाते हैं, तो वो लेवल होती है थीटा का स्टेट, यानी कि अवचेतन मन के अंदर ही हम ऑल टाइम रहते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो हम प्रकटीकरण चाहते हैं वास्तविक दुनिया में, वहां पे हम क्रिएटर लेवल पे हम अपने ही अवचेतन मन में बीज डालते रहते हैं। तो ये सारे जो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि उच्च स्तरीय चेतना के स्थिति को प्राप्त करने में जो विघटन लाना है, तो ये म्यूजिक और साउंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू की जा रही है। जबकि अभी चाइना में एक रिसेंटली रिसर्च हुई, और जहां पे पाया गया कि जो डीएक्सओ मार्क है, डीएक्सओ मार्क क्या है, जो साउंड के सेंसर्स होते हैं या तो कैमरा के सेंसर्स होते हैं, उन सबको सर्टिफिकेशन देने वाला बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जितने सारे ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं, उन सबको जब इन्होंने जांच परख की, तो ये बात पता चला कि ये सारे ब्रांड जो भी साउंड फ्रिक्वेंसीज और स्क्रीन के जो विजुअल फ्रिक्वेंसीज है, उन सबको अल्टर किया हुआ, यानी कि उस सब के अंदर छेड़खानी की गई है। और वो सारे के सारे 241 हर्ट्ज के ही फ्रीक्वेंसीज रिलीज कर रहे हैं, उनके स्क्रीन के माध्यम से भी, उनके स्पीकर के माध्यम से भी। तो अगर ये किसी को विश्वास ना हो, तो आप सुमन रेजोनेंस का साउंड फ्रीक्वेंसी यूट्यूब में आप ईयरफोन लगा के सुनिए, और एक बार उसी साउंड को एक बार फोन में बजा के सुनिए। आपके फोन में वो साउंड सुनाई ही नहीं देगा, लेकिन जब आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको सुमन रेजोनेंस का स्पंदन का जो शब्द है वो सुनाई देगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके स्पीकर सिस्टम डॉल्बी के सर्टिफिकेशन से वो कैसे छेड़खानी की जा रही है, और उससे निकलने वाली घातक साउंड्स को इस्तेमाल करके आपके ही ब्रेन के मनोस्थिति को विघटन किया जा रहा है। तो उन सब से जो सर्टिफिकेशन का जो रिपोर्ट आया डीएक्सओ से, तो इससे पता चला जो हम अच्छे से अच्छा स्क्रीन मानते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल एलईडी कहते हैं या तो एमोलेड स्क्रीन बोलते हैं, उन सब से 241 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो उसी का ही है, जो बीच में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो 241 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। और उसी फ्रीक्वेंसी के कंटिन्यूसली एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर रिसर्च हुआ, यानी कि सामूहिक लोगों के साथ ये रिसर्च की गई। तो ये फ्रीक्वेंसी सुनने वाले और देखने वाले लोगों में, उनमें हेडेक्स होना शुरू हो गया, यानी कि सिर दर्द हुई, उनके आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, उनके आंखों में बीमारियां आने लगी, और एपनिया भी होने लगा। एपनिया क्या है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, यानी कि उनको रात में नींद आना भी कम हो गया। तो ये तो डीएक्सओ बोल रहा है, जो सारे कंपनी को सर्टिफाई कर रहा है। तो ये सबसे हमको ध्यान रखनी चाहिए और बचना भी चाहिए। आप अगर बहुत सारे साउंड कंपनियां जो म्यूजिक के नाम पे पॉपुलर है, जैसे कि स्पॉटिफाई है, साउंड क्लाउड है, इन सब में आप 241 हर्ज को अगर सर्च करें सर्च इंजन में, आपको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि 241 हर्ज का ये म्यूजिक है, इसको अगर सुनेंगे तो आपका अपनिया ठीक हो जाएगा, और आपके अंदर हेडेक हो या तो वेट लॉस भी आप कर सकते हैं। ऐसा करके ये सर्च इंजन में ये गलत इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो इस सब से भी आप बचिए। यानी कि उसकी प्रक्रिया में कुछ ऐसा होता है कि आपका
मुख्य स्नायु इतने शिथिल हो जाते हैं कि सांस आपका जो है, ब्रीदिंग ऑक्सीजन जो है वो गले के जो पाइप है उसके थ्रू नीचे तक लंग्स तक पहुंचता नहीं है, और सांस की कमी होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इससे आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसिंग जो है और एडवर्टाइजिंग जो है वो चीज एनपीएल में कैसे अफेक्ट कर रही है, एनपीएल को कैसे प्रमोट कर रही है सारी चीज़? जब हम एक समाज के अंदर रहते हैं तो एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं। न्यूज़ या तो टीवी मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे भी प्रभावित होते रहते हैं। तो ये प्रभावित करने के लिए भी बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में रखी गई है जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इसके अंदर भी न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम काम करती है। कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पे हम प्रभावित हो जाते हैं लोगों से। सोशल मीडिया के अंदर आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आती है, या तो 5 मिनट क्राफ्ट के नाम पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें हमारे ही प्रोडक्ट से बनी हुई वेस्ट प्रोडक्ट से हम कुछ नया चीजें बनाने का सीखते हैं बहुत जल्दी जल्दी। कि उन सब के अंदर प्रोग्रामिंग है कि आप वेस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाइए और वेस्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो उससे क्या मनोस्थिति क्रिएट होती है अपने अंदर कि हमारे अंदर स्कैर्सिटी है, किसी चीज की कमी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फूड रैपर से या तो प्लास्टिक बोटल्स हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। इस सब का आउटपुट क्या है? हम ऑल टाइम एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, बचने का कोशिश करते हैं। कल को प्लास्टिक ज्यादा हो जाए तो प्लास्टिक बोतल से भी हम घर बना सकते। तो ये एक जो हम बोलते हैं कि लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उससे हम ब्रेन, मन मस्तिष्क में कैसे प्रभावित होते हैं? ये हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, जिसको हम लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करती है, जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करते हैं, तर्क देते हैं, और एक समाज में रहकर हम ज्ञानी तो बन जाते हैं लेकिन ज्ञाता नहीं बन पाते। तो दूसरा उसका जो सूत्र है उसको कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। तो वो कहाँ से आती है? जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो टीवी में या तो सोशल मीडिया में आकर हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन सबके पीछे हमको प्रमोट की जाती है कि हम कंज्यूमर बने रहे ऑल टाइम, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खरीदें। तो हम इससे कंज्यूमर बने रहते हैं, कभी क्रिएटर का सोचते ही नहीं। तीसरा जो है हलो इफेक्ट। हलो इफेक्ट क्या है? वो हमको एक ऑल टाइम भ्रमित स्थिति में रखता है। हमको जहां से पहला इंफॉर्मेशन हमको मिल गई तो हम खुद को समझ लेते हैं कि हम खोजी बन गए या तो सीकर बन गए, और वो इंफॉर्मेशन को हम निचली चेतना के स्तर में रहते हुए हम सारे ग्रुप्स में बॉम्बार्ड करना शुरू कर देते हैं, सारे समाज के अंदर शेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखो मुझे कुछ प्राप्त हुई, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करता है, सबको एक हाल्यूसिनेशन के स्थिति में रख देता है, कि लोगों को वो सत्य ही फील होता है कि चलो इंफॉर्मेशन आया है, पहली बार आया है, जैसे मैंने भी बहुत सारे नई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। खोजी नहीं बनते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर ही करते रहते हैं। तो ये तीसरा है। चौथा जो है वो फ्रीक्वेंसी इल्यूजन है। वो क्या कर देता है? जब हमको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड होती रहती है तो हम अपने ही मन के अंदर एक भ्रम वाली वास्तविकता क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमको कभी ऊंचे स्थिति के ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं करते कि कभी वो भी हो सकता है। इस तरह सोशल इन्फ्लुएंसिंग और एडवर्टीजमेंट न्यूरल प्रोग्रामिंग में
एक बहुत गहरा विघटन का काम करते हैं। मतलब हमें इतना बिजी रखा जा रहा है कि हम उस चेतना के स्तर तक जाने का या उस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है किसी को। जी। और जब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती भी है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या तो हम मना कर देते हैं ग्रहण करने से। अगला जो है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड फैमिली। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपने इसे लास्ट में क्यों रखा है? क्या इसके पीछे बहुत ही गहरा कुछ कारण है इसका? इन सब का रीजन ये है कि जैसे हम अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, ये एक बचपन से ही प्रोग्राम की गई है कि रिटायरमेंट के टाइम पे ही हमको भागवत पढ़ना है। तो उसी तरह ही ये स्पिरिचुअलिटी सबसे लास्ट में आती है जीवन में। लेकिन अपनी अनंतता को अगर जानना है तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। अपने स्पिरिट को हम पहले जानना चाहिए। तो लेकिन हमारे परिवार, समाज, ये सब में इतनी बांट दिया गया है खुद को कि ये सबसे लास्ट में आता है। यानी कि खुद को जानना जो है वो जीवन का लास्ट स्टेज है। तो इसके अंदर न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कैसा काम करता है? इसमें है 4 सूत्र। पहला सूत्र है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको हम सरल भाषा में समझा जाए तो संज्ञानात्मक मतभेद। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा मैंने कि ज्ञान तो आ गया, ज्ञानी भी बन गए, लेकिन उसका ज्ञाता नहीं बनते, यानी कि उसी ज्ञान को हम खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब दूसरे के पास जब बांटते हैं, खुद ने तो ग्रहण किया नहीं, जब दूसरे के पास बांटते हैं तो हम मतभेद करना शुरू कर देते हैं। उसके पास हम बैठकर क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और जो उस मतभेद का जो आउटपुट निकलता है वहां से एक फॉल्स बिलीफ बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसने तो कहा ये सही है, अगर वो अच्छा वक्ता है तो उसका बात ही सत्य है। ऐसा कहकर हम फॉल्स बिलीफ यानी कि भ्रम का विश्वास व्यवस्था बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वहां पे विफलता मिलती है तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा एक फेल्ड अटेम्प्ट था, और वहां पे तरह तरह के एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं खुद को सही समझाने के लिए, या तो सही स्थापित करने के लिए। हम गलत गलत अवधारणाओं को भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दूसरा है क्लस्टरिंग इल्यूजन इफेक्ट, यानी कि सामूहिक तौर पे घटित होने वाली कुछ ऐसे भ्रम जो आपको एक झूठी वास्तविकता के अंदर रखा रखा जाता है। जैसे कि सिंक्रोनिसिटी, एक जन को 1 1 दिखा, उसने कह दिया कि मुझे 1 1 1 1 दिख रहा है। तो वो अगर एक बहुत बड़े समूह के अंदर शेयर कर दिया जाए कि 1 1 1 1 दिखना एसेंशन प्रोसेस है, तो एक ऐसा भ्रम फैल जाता है एक दूसरे में कि 1 1 1 1 दिखना ही एसेंशन प्रोसेस है। तो आपको ये समझना चाहिए ये एक भ्रम है। ये ब्रह्मांड से आने वाली ऐसी एक इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपके लिए है, ना कि दूसरों के साथ बांटने के लिए है। तो आप खोजी बनिए, 1 1 1 1 को डिकोड कीजिए अपने चेतना के स्थिति के हिसाब से, ना कि आप दूसरों में भ्रम फैलाइए कि 1 1 1 1 दिखना दूसरों के लिए सिंक्रोनिसिटी है, और दूसरों के लिए अगर दिख गया तो उन वो भी एसेंशन के दौर में आ गए। तो वो क्या होता है, ये भ्रम ऐसा फैलता है कि अवचेतन मन में वो बीज पड़ गया, तो वो 2 3 दिन के अंदर वो घटित होगा वास्तविकता, और उनको भी वो नंबर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो फिर दूसरे तीसरे ग्रुप में लिखना शुरू कर देते हैं कि देखिए मैं भी एसेंशन के दौड़ में आ गया। तो ये उन सब से सतर्क रहनी चाहिए। जो ब्रह्मांडीय ज्ञान आपके पास सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, या तो आपके समूह के लिए है।
जिसके साथ आप सिंक्रोनिस्टिक फील करते हैं या तो एक दूसरे के प्रति रेजोनेट करते हैं। दूसरा है पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब कहीं पे कुछ वस्तुओं के समूह में आपने एक पैटर्न को देख लिया, दूसरे जगह गए वो पैटर्न को देखा, तो आप हर जगह शेयर कर देते हैं कि मुझे पद्म की पंखुड़ियां दिखने लगी है हर जगह। तो उसका मतलब क्या है? तो दूसरों के अवचेतन मन में भी ये बीज पड़ जाता है, उसको भी पद्म की पंखुड़ियां दिखी, वो चेतना की स्थिति में आगे है, तो मुझे भी पद्म की पंखुड़ियां ही दिखनी चाहिए। तो वो एक भ्रम का स्पिरिचुअलिटी क्रिएट हो जाता है कि हम उसके पीछे रहते हैं, ना कि असल स्पिरिचुअलिटी के पीछे रहते हैं। तीसरा जो है, हम नियम बना देते हैं। जैसे कि अभी कहा, उसको दिखा तो मुझे भी दिखा, तीसरे को भी दिखना चाहिए। अगर तीसरा जन पूछा कि भाई तुझे तो पद्म दिखा, मुझे तो सनफ्लावर दिख रहा है, तो उसके ऊपर भी हम रूल बताते रहते हैं कि ये भाई एसेंशियल नहीं है, तो तू किसी और डार्क के पीछे पड़ गया है। तो बिना सत्य जाने सामूहिक भ्रम जो हम फैलाते हैं, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहने से बचे। और जो ये जो जर्नी है, अपने ऊपर ही सीमित रखे, ना कि समूह के ऊपर आप फैलाए। अगर वो ज्ञान आपको मिली है, पहले आप एनालाइज कीजिए, आप कितना उसको ग्रहण कर रहे हैं। जितना ग्रहण कर रहे हैं उसी को ही शेयर कीजिए, ना कि महर्षि रमन भी जो भी बोल दिए हैं उससे भले रेजोनेट नहीं करते हो, लेकिन वो ज्ञान है, ज्ञान को शेयर करना अच्छी बात है। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, हजार लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। वही क्लस्टरिंग इफेक्ट में और एक इल्यूजन है, भगवान दिखना। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है, आप रोड में चल रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप भूल गए हैं, लेकिन आपको एक बच्चा दिख गया जो कृष्ण जैसा वेश में बांसुरी लेकर दौड़ रहा है। लेकिन आप जब घर के अंदर आते हैं, डिस्कस करते हैं, और आपको पता चलता है कि आज जन्माष्टमी है, लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन आप ब्रेन के अंदर जो अवचेतन मन में बीज पड़ गया है कि आपने एक बच्चे को देखा है, तो आप सबके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे श्री कृष्ण दिखे थे एक बच्चे के भेष में। तो वो भी एक सामूहिक भ्रम है, जो आप ऑल टाइम एक भ्रम के खोज में है कि भगवान तो वहां है। बादल में भी झांकते रहते हैं बहुत सारे लोग कि वहां जीसस है, वहां क्रॉस है, वहां फूल दिखा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सिर्फ आपके लिए है, ना कि समूह के लिए है। तो आप उसके खोजी बनिए। तो लास्ट है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस भी एक सामूहिक भ्रम है। जैसे कि किसी को भ्रू के बीच में, आईब्रो के बीच में थोड़ी सी स्पंदन हुई, नहीं तो खुजली जैसा महसूस हो रहा है, कोई सिहरण महसूस हो रहा है। तो अगर आपको कहीं से पता चली कि ये आग्नेय चक्र का एक्टिवेशन का प्रोसेस है, तो उसको हर जगह बॉम्बार्ड कर देते हैं, या तो हर जगह से हम खोज कर नोट कर लेते हैं कि ये भ्रू के बीच में खुजली होना ही आग्नेय चक्र का विकास है। तो अगर मन मस्तिष्क में ये सोच पड़ गई, और तीसरा चौथा दिन वो वास्तविकता में आएगा, यानी कि रियलिटी में कन्वर्ट होगा वही सोच, तो समूह में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर वो स्पंदन आएगी, उन सब के भ्रूलताओं के बीच में वो खुजली महसूस होगा। और सब क्या सोचेंगे कि मैं तो उच्च चेतना के स्थिति को पार कर गया और मेरा तो तीसरा चक्षु खुल ही गया, अब तो सब दिखने वाले हैं। तो ये एक क्लस्टरिंग इफेक्ट है जो आप सामूहिक भ्रम से क्रिएट की गई है। तो तीसरा है बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट भी एक बहुत रोचक विषय है। जब सॉक्रेट्स और
प्लूटो थे, इस फिलोसॉफिकल एज का जो जो बीज दाता हम जिसको मानते हैं, उन स, उनके समय में, फिलोसॉफिकल एज में, लोग काम तो बहुत करते थे, बलवान भी थे, हेल्दी भी थे, ये सारे घातक केमिकल मेडिसिन से मुक्त तो थे, लेकिन खुश नहीं थे। तो प्लूटो ने कहा एक बार कि इनको खुश कैसे रखा जाए। तो उनके समूह में जितने सारे जो ज्ञाता लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन सब ने कहा कि आप ज्ञाता है, तो आपने ज्ञान को समझा है, तो उसी ज्ञान को आप सरल भाषा में सबके साथ शेयर कीजिए, और सब अपने अपने आइडेंटिटी के हिसाब से उस ज्ञान को ग्रहण करें। तो प्लूटो सोक्रेट्स ने कहा कि ये बात सही है, हम ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स जारी करते हैं पब्लिक के लिए, तो पब्लिक उन स्टेटमेंट को पढ़ के फिलोसॉफी ना समझकर एक सत्य समझे और ग्रहण करके खुश रहे। तो उन सब के आधार पे एक बहुत सारे जनरलाइज स्टेटमेंट्स निकाले गए। उन सब के जितने भी रिलीजियन के बिलीफ हैं, यानी कि धर्म के विश्वास व्यवस्था है, कास्ट है, पॉलिटिकल बिलीफ है, उन सब के ऊपर जनरलाइज स्टेटमेंट्स दिए गए। तो उन सबको गैदर करके एक और जमात निकली उसके बाद, जो खुद को साइकिक हीलर्स बताने लगे, एस्ट्रोलॉजर बताने लगे, और प्रोफेसी प्रेडिक्टर बताने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, कि सारे साइकिक हीलर ऐसे हैं, लेकिन एक स्पेशल जमात या तो स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल निकले जो इसी ज्ञान को नियम बनाकर शेयर करने लगे कि आप कुंभ राशि के हैं तो आपका गुण ऐसा ही होगा। यानी कि सेपरेशन जो है एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया, कि आप अपने जातक, राशिफल, कैसे जन्म हुए, आपका लग्न क्या है, कौन सा राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो यही होगा। ये जो प्रोफेसी प्रेडिक्शंस हैं, इन सब के ऊपर रूल्स बैठाने लगे। तो आज के समय में ये सारे जो प्रोफेसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप इन सब से बचिए, क्योंकि ह्यूमन एक है, ब्रह्म एक है, तो आपके अंदर चेतना का स्थिति एक ही है। आप जो अनंत रचयिता के एक स्पेसिफिक रचना में ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो आप सारे एक हैं। ना कि आप राशि से जाना जाए, ना कि आप धर्म से जाना जाए, ना कोई कास्ट से जाना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस द्वैत का जीवन में जो सेपरेशन हम सबको एक्सपीरियंस करना है, तो ये सबका एक एक एक्सपीरियंस ऐसा है, ना कि कोई आइडेंटिटी है। तो ये है बार्नम इफेक्ट। चौथा जो है हाइंडसाइड बायस। हाइंडसाइड बायस कैसे काम करता है? जैसे कि अभी कहा कि ज्ञानी बहुत है यहाँ पे, ज्ञाता नहीं। तो वो जो ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे पास्ट इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, कि बरसात के सीजन में बिजली तो गिरती ही है, ये एक पास्ट इवेंट का इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर करके ये सेट ऑफ प्रोफेसीज क्रिएट कर देते हैं, यानी कि भविष्यवाणी। तो वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखो, इस बार मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं कि इस बार बारिश में कोई बिजली नहीं गिरेगी, जस्ट टू एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मेरा वाक्य सत्य होगा। लेकिन उस इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन को लेकर जो मास कॉन्शियस लेवल पे जो विघटन शुरू हुई, और सबके चेतना के स्थिति के अनुसार जो एक सोच प्रकट हुई कि इस बार बिजली नहीं गिरेगा, तो वो सत्य घटित हो जाती है और वो बिजली नहीं गिरता है। लेकिन उस भ्रमित वाले दुनिया में हम इतने घुल जाते हैं, हम जो वो प्रोफेसी प्रेडिक्टर है उसको हम भगवान बना देते हैं, उसको कहते हैं कि तूने जो कहा वही हुआ।
और वो भी टीवी मीडिया में यही आकर कहता है, देखिए मैंने जो कहा था वही हुआ कि इस बार बिजली नहीं गिरी। असल में उसका कोई भी योगदान नहीं है, योगदान उन सब का है जिन सब ने उस सत्य को ग्रहण करके, सत्य को मानकर अपना सोच को प्रोजेक्ट किया उस रियलिटी को घटित होने में। तो ये है हाइंडसाइट बायस। तो इससे तो हमको यही पता चलता है कि हम इन सारे प्रोफेसी से दूर रहना चाहिए। जितने सारे भविष्यवाणियां की गई है, वो अगर आपको मिल रही है तो वो सिर्फ आपके लिए है, ना कि सामूहिक तौर पे शेयर करने के लिए। चाहे बाबा वेंगा का हो, चाहे नोस्ट्राडेमस का हो, चाहे मालिका का हो, ये सारे भविष्यवाणियां जो की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को कैसे एक अच्छी लाइफ से जागृत अवस्था में, कॉन्शियस लेवल को कैसे उच्च स्तर में लेकर आए। जब हमारा इंटरडाइमेंशनल शिफ्ट हो, तब हम उस शिफ्ट में स्मूथली कैसे ट्रांजिट कर सके मदर अर्थ के साथ, ना कि प्रलय होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आप जागृत हो जाइए कि ये आपके मास कॉन्शियस लेवल में एक विघटन करने का कोशिश कर रहा है। तो ये होती है क्या, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डिस्टोर्शन। आपके ही दिलो दिमाग के अंदर विघटन पैदा करना और अल्टरिंग द मास कॉन्शियसनेस। अभी वही कह रहा था कि सामूहिक चेतना को बिगाड़ देना। मैं तो यही कहूंगा कि कोई अगर प्रेडिक्ट कर रहा है नेगेटिव प्रेडिक्शंस, वो डायरेक्टली मास कॉन्शियसनेस के ऊपर ही गलत प्रभाव डाल रहा है। अगर आपको पता भी है नेगेटिव होने वाला है, तो उसको ऐसे पॉजिटिवली पेश कीजिए ताकि लोग इंस्पायर हो, ना कि सर्वाइवल मोड में आ जाए कि कल को शिफ्ट होगा तो हमको बहुत सारा चावल चाहिए। लोग आज से ही चावल इकट्ठा शुरू कर देते हैं, लेकिन कल को क्या देखते हैं, कीड़े लग गए। तो उससे क्या होती है कि हम अपने ही नेगेटिव इवेंट्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोफेसी सत्य है। सत्य आपके हाथ में है। वो कैसे है? आपके चेतना के स्थिति के ऊपर ही आधारित है। तो आपकी चेतना का स्थिति ही आपका रियलिटी क्रिएट कर सकती है। तो ये एनएलपी यही है कि आपके ब्रेन से निकली हुई हर एक थॉट, आप ये सोचिए और समझिए कि ये एक प्रोग्राम है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे हम जो ये प्रोफेसिस जानते हैं, प्रोफेसिस हमारे सामने आती हैं, तो उसको कैसे रिएक्ट करें, उसकी नेगेटिव पैटर्न्स पे ना जाके हम अपनी रियलिटी को खुद अच्छा बनाए, या तो अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उस प्रकार से इंटेंशन डाले, उस प्रकार के थॉट क्रिएट करे। अल्टीमेटली हमारी रियलिटी वही होगी। जी। बहुत अच्छे से समझाया ये वाला आपने। आगे का देखते हैं। अभी हमने जितना भी एनएलपी के ऊपर देखा, जो भी हमने सेक्टर्स देखे, जितना भी इंफ्लुएंस देखा, इन सब का सार तो यही निकलता है कि ये हमें हमेशा ही निचले स्तर की चेतना में रखना चाहता है, लो वाइब्रेशन में रखना चाहता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेट रिसेट की तरफ जाएं, पर जी। हमारा उद्देश्य है कि हम ग्रेट अवेकनिंग की तरफ जाएं, अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, ना कि इन चीजों में फंसे रहे। तो आप अब ये बताएं कि हम इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। जैसे अ, सामूहिक चेतना बढ़ रही है और लोग अपने लेवल पे खुद की वाइब्रेशन या खुद की चेतना के स्थिति को ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन वो एक भ्रम में है कि ये ग्रेट अवेकनिंग तो होगी, लेकिन होगी कैसे? पुराने इंफॉर्मेशन को लेकर, पुराने प्रोफेसीज को लेकर भ्रमित ना हो, ये तो एक मूल बात है।
दूसरा है, जितने भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, पिछले स्लाइड्स में देखा कि ये जितने भी सारे प्रोग्रामिंग है, हमको ग्रेट रिसेट के तरफ ले जाया जा रहा है या तो धकेला जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, वो है ग्रेट अवेकनिंग, यानी कि हम सामूहिक तौर पे जागृत हो। लेकिन जागृत सामूहिक होने के लिए भी हमको एक एक बूंद बनना पड़ेगा। तो अपने स्तर पे, अपने इंडिविजुअल स्तर पे हम खुद की चेतना को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जितने भी पिछले स्लाइड्स में हमने देखे, सब का सब हम अपने ही थॉट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन बाहरी तत्वों को ही एनर्जाइज कर रहे हैं। तो जब हम बाहरी तत्वों में हम इतना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और एक नेगेटिव इवेंट्स को घटित होने में मदद करते हैं, और जो इस मैट्रिक्स को कंट्रोल कर रहा है उसी को ही हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऊर्जावान कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? ऑप्शन एक ही बचता है, खुद को जानना और खुद के प्रति केंद्रित होना। तो जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी। ये जितने सारे पिछले स्लाइड वाले हैं वो सब बहिर्मुखी है। बाहर एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, वही एनर्जी को हम अंदर क्रिएट करें और अंदर ही समाहित करें, उसको कहते हैं अंतर्मुखी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनर वर्क। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का पर्सनली भी क्वेश्चन आता है कि इनर वर्क कैसे करें। ये शब्द नया है, लेकिन अंतर्मुख तो संस्कृत में पुराणों में भी मेंशन किया गया है। तो अंतर्मुख होना कैसा है? सरल भाषा में समझा जाए तो बहिर्मुख का ही ऑपोजिट है अंतर्मुख होना। यानी कि आप बाहरी तत्वों के ऊपर पहले स्टेज में ही आप थॉट्स रिलीज करना बंद करें। यानी कि जितने सारे चीजें दिनचर्या में आप देखते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के प्रति जागरूक हो कि ये एक प्रोग्राम है, इनके प्रति मैं रेजोनेट नहीं करता, तो मैं अपना थॉट्स भी रिलीज नहीं करूंगा। अगर हम इसको खुद का प्रोग्रामिंग करने का चाहे, उसका भी समाधान है। जैसे कि किसी को 24 घंटा में चौबीसों घंटा अच्छी सोच नहीं आ सकती, अच्छी थॉट्स आ नहीं सकती, नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आए, तो आप जागरूक रहकर, आप अपना फ्री विल यूज करके आप ये कमांड दे सकते हैं कि मैं इस थॉट के प्रति रेजोनेट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इस थॉट को कॉन्शियसली डी एनर्जाइज करता हूँ। यानी कि मैं इस थॉट के प्रति कोई एनर्जी प्रक्षेपित करता ही नहीं, और वो जो सारे एनर्जी मैंने प्रोजेक्ट किए थे या तो प्रक्षेपित किए थे, उन सारे एनर्जी को मैं अपने अंदर समाहित करता हूँ। तब आप देखिए कि आपके अंदर का जो सोच है, आपका पारिपार्श्विक रियलिटी है, वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि दिन भर में आपको बहुत तरह के थॉट्स आए हैं। सोने से पहले जब आप सबकॉन्शियस लेवल के स्थिति को जाते हैं, वो समय जो है वो एक थिन लेयर जैसा होती है, यानी कि बहुत पतली लेयर होती है। जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में रहते हैं, उस समय भी आप जागरूक रहकर पूरे दिन में जितने सारे थॉट्स हैं उन सबको तो याद नहीं है, लेकिन यही कह सकते हैं कि आपके सोल जर्नी के लिए या तो मदर अर्थ के प्रति जितने सारे सोच या थॉट्स रेजोनेट करते हैं, वो सारे थॉट्स के अलावा और जितने थॉट्स हैं उन सबको मैं डी एनर्जाइज करता हूँ। और वो सारे एनर्जी मैं आने वाले शिफ्ट के समय के लिए, जो एक अच्छी, सुंदर और दैविक क्रिएशन
होने जा रही है उन सब के प्रति प्रोजेक्ट करता हूँ। तो देखिए कि आप इस इनर वर्क को और तेजी से कर पाएंगे और इसके प्रति फोकस भी हो पाएंगे, और इससे आप दूसरे मानव यानी दूसरे मनुष्य के अंदर भी चेतना में विकास ला पाएंगे। तो उसका और एक जो प्रोसेस है वो है मेंटेन ब्रेन वेव्स, यानी कि अपने मन मस्तिष्क के अंदर जो ब्रेन वेव्स हम कुछ पिछले स्लाइड में डिस्कस किए, जिसमें हम अल्फा है, थीटा है, डेल्टा है, उन सारे स्थितियों को एक्सेस करें। वो कैसे कर सकते हैं? वो आप इन सारे डिजिटल चीजें जो आप यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको कम करें। यानी कि स्मार्ट वॉच है उसको अवॉइड करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि पुराने समय में आयुर्वेद में जब आपकी नाड़ी चेक की जाती थी, आप वहीं पे ही स्मार्ट वॉच पहनते हैं। तो जब आप ऑल टाइम डिजिटल सर्वाइलेंस में रहते हैं, तो आपके नाड़ी में ही ऐसे थॉट्स या तो ऐसे फ्रीक्वेंसीज को रिलीज की जा रही है, डिजिटल फ्रीक्वेंसीज, जो आपके नाड़ी सिस्टम में घुसकर आपके चेतना की स्थिति को लोअर लेवल कर देता है। तो खास करके इन सारे स्मार्ट चीजों को अवॉइड करें, या तो कम से कम ही यूज करें। तो इस सब से आपके ब्रेन वेव्स के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है, जो हम सब जानते हैं और हमको करना ही चाहिए, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में कुछ देर पहले हमने ये जाना कि हम थीटा स्टेट को भी एक्सेस करते हैं, और धीरे धीरे हम डीप डेल्टा में भी जाते हैं। डीप डेल्टा क्या है? डीप डेल्टा है समाधि का स्थिति, जिसमें हम परम सुख को महसूस करते हैं कि हम एक निर्वाण की स्थिति में हैं। तो उसको भी हम एक्सेस करने के लिए मेडिटेट करें, तो उससे भी हम अंतर्मुख हो जाएंगे, या तो इनर वर्क और अच्छी तरह से कर पाएंगे। और आपको जानकर ये खुशी होगी, जो कुछ समय पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन के न्यूरल सेल्स एक बार मर जाए या तो एक बार डेड हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं होती है, रिपेयर नहीं होती है। ऐसा नहीं, मनुष्य जो है वो अनंत है, आत्मा जो है वो एक ब्रह्म है। तो उसके अंदर सारे वो कैपेबिलिटीज है जो वो वापस रिवर्स इंजीनियर कर सके। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स फिर से डेवलप होना शुरू हो जाती है, फिर से रीजेनरेट होती है। तो ये हम सबको जानकर खुशी होगी कि जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारे जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो वापस रीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान तो करते रहे, तो उससे हमारा इनर वर्क होती रहेगी। और इनर वर्क का जो लास्ट पॉइंट है, वो भी काफी फायदेमंद है। वो क्या है? नो जजमेंट। किसी के प्रति कोई जज नहीं करना, किसी के प्रति कोई भी थॉट रिलीज नहीं करना, किसी भी वस्तु के प्रति नहीं, अ, किसी भी अ, व्यवस्था है, किसी भी परिस्थिति है, आलोचना कीजिए, लेकिन उससे वापस आप मिडिल में रहिए। यानी कि द्वैत में ना रहकर अद्वैत को पालिए। अद्वैत मतलब बीइंग इन मिडिल। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप का कॉन्शियस लेवल जो है वो केंद्रित होना शुरू होकर ऊपर उठता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जब हम पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे हम इनर वर्क करते हैं, तो क्वेश्चन आता है, ये हम मास लेवल तक कैसे ले जाएं? तो ये भी हमारे ही ब्रह्म का एक क्वालिटी है। जब हमारा ब्रह्म जागृत होता है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी खुद वो रिलीज करता है कि आपके नेबरहुड में रहने वाले, यानी कि आपके पारिपार्श्विक
जगत में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सब हैं, उनके भी वाइब्रेशंस रेज होना शुरू हो जाती है। तो इसको कहा जाता है घातांकीय वृद्धि। यानी कि आज एक है तो कल दो है, तो कल परसों चार है। ऐसे एक्सपोनेंशियली ये चेतना एक दूसरे को मदद करती है। तो इंडिविजुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क जो है। तो ये कैसे और मदद करता है ना, जब हम खुद के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं, तो हमको ऐसे पॉजिटिव इंटेंशंस भी अपने प्रति, पूरे मनुष्यों के प्रति, और जितने सारे फिजिकल नॉन फिजिकल बीइंग्स इस प्लानेट पर है, उनके कॉन्शियस की वृद्धि होने के लिए भी हम इंटेंशन डालें। मदर अर्थ के प्रति भी इंटेंशन डालें। तो जब हम एनर्जी हाई रहती है, वो इंटेंशन हम रिलीज करते हैं, तो वो हमारी वास्तविकता को होने में और मददगार होती है। वो वास्तविकता दूसरों के लिए भी मददगार होती है। तो ये उसका ऑपोजिट बात है। कौन सा? जो हम प्रेडिक्शन का बात कर रहे थे, कि हम आध्यात्मिकता के स्तर पे रहकर, उच्च स्तर पे रहकर, हम नेगेटिव इवेंट्स को अगर हम इंटेंसिफाई करेंगे, तो वो नेगेटिव रियलिटी क्रिएट करेगा। अगर हम उच्च स्थिति में रहकर चेतना की, अगर हम अच्छी इंटेंशन डालें, तो हमारा पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट होगा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समय को हमने अगर चुना है एसेंड होने के लिए, तो हमको इंटेंशंस जो है क्लियर रखें और सटीक रखें, ताकि उसका लाभ सबको हो। तो अगर एक इंटेंशन से हम सबके प्रति एक अच्छी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो यही है को क्रिएटरशिप, यानी कि सह सृष्टिकर्ता। तो आप इस प्लानट में हैं, तो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी आप खुद ही हैं। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सबको लेनी चाहिए, ना कि मेरे चारों साइड में जो हो रहा है पोल्यूशन तो कोई और कर रहा है। ये हमको अगेन सेपरेशन की कॉन्शियसनेस पे ले आएगा। जो है, हम यहाँ पे एक ही है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं, तो सब अच्छा कर रहे हैं। यही को क्रिएटरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों को भी ये सत्य बताइए। दूसरों को भी उच्च चेतना के स्थिति लाने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, जो उसको भय की तरफ नहीं, अपने ही ब्रह्म के अनंतता की तरफ खींचा ले आए, कि उसको भी इंस्पायर करे कि मेरा भी ब्रह्म जागृत होना चाहिए, मैं भी इस यूनिवर्स में एक को क्रिएटर हूँ। तो अभी जो ब्रह्मांडीय स्तर पे ये इंटरडाइमेंशनल शिफ्ट आ रही है, तो उसमें भी वो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सके और समझ भी सके। तो ये एक सर्विस टू अदर्स है, जो हम 51% सर्विस करनी चाहिए इस मोमेंट में। और इसी सर्विस को करने के लिए ही हम सारे जो दिव्य सोल जो है इस धरती पर आए हैं, ताकि इस प्लानेट का एसेंशन जितना स्मूथ से स्मूथ लेवल हो सके हम करवा सके। तो समय के ऊपर भी हम किसी दिन और एक टॉपिक को लेकर आएंगे, पर आप सबको इस को क्रिएटरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। ये समय की बहुत मांग है, और समय हमारे पास कम है। तो इनर वर्क और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, इन दोनों के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ना कि बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन से बचें। तो यही सेल्फ न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जो आपको ग्रेट अवेकनिंग की तरफ ले जाएगा।
अगर दूसरे से कंट्रोल्ड न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से प्रचलित होते रहेंगे या तो परिचालित होते रहेंगे, तो वो आप सबको ग्रेट रिसेट के तरफ धकेल देगा। तो जागृत होइए और दूसरों को भी जगाइए। तो आज हमने जाना कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, ये कैसे अफेक्ट करता है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या इसका उपाय है, और हम अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी को भी हो, अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके रिप्लाई के लिए, आंसर के लिए, और कम रहेंगे तो हम इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करेंगे।